Hello college students, welcome back to my channel. This is me Ishita and you all are watching Ignu Panchal. Today we will discuss important questions of subject code BPSC 102 and the subject code title is Constitutional Government and Democracy in India. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे यूनिट नंबर 1 से है. डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो साइलेंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमें बताना है. सो इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफ बताएंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया का सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है जहां पे जुडिशरी हुआ, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, तीनों वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अडॉप्ट कब किया गया इसको? 26 ऑफ नवंबर 1949 में. एंड कब से ये फोर्स में आया या लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में. नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्रेमर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के sought to create a political system that could preserve Indian unity, accommodate its diversity and promote social and economic transformation. यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और जितने भी मेजर लीडर रहे फ्रीडम स्ट्रगल में उनके द्वारा, तो उस टाइम पे हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ध्यान रखा कि हमें अपने इंडिया के लिए इस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करना है, इस टाइप की व्यवस्था क्रिएट करनी है जहां पे हमारे देश की जो यूनिटी है वो मेंटेन रहे, जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के जो लोग रह रहे हैं उनसे हम डील कर पाए और लोगों का वेलफेयर हो और जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो. मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है. कितने सारे आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, कितने सारे अमेंडमेंट्स भी जो है टाइम टू टाइम होते हैं तो वो भी एड ऑन होते हैं. सेकेंड, सर्वजन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये जो चारों चीजें हैं वो हमें पांच चीजें हैं जो हमें देखने के लिए मिलती है अपने प्रियम्बल के अंदर और ये मेन आइडिया रिफ्लेक्ट करती है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रियम्बल को हम कैसे देखते हैं? जैसे हमारी बुक के अंदर पहले कंटेंट होता है ना, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, इस टाइप से प्रियम्बल भी एक तरीके से हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कोर सोर्स है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सवरेन. सवरेन का मतलब होता है कि कोई भी देश, ठीक है, अगर वो क्लेम कर रहा है कि हम सवरेन है, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स डील करने में. इंटरनल अफेयर्स जैसे अगर हमारे देश में आंतरिक कोई भी समस्या आती है, कैसे हमें अपने देश की व्यवस्था को चलाना है, तो इस टाइप के डिसीजन इंटरनली जो भी सरकार है, जैसे करंट में बीजेपी है तो वो लेगी. स्टेट में अगर बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स है वो डिसीजन लेंगी स्टेट को कैसे ग्रो करना है, कैसे जीडीपी बढ़ानी है स्टेट की. एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे हमें कैसे डील करना है, हमें किस देश से दोस्ती रखनी है, कहाँ पे हमें अपने लिमिटेड रिलेशन रखने हैं, तो उस टाइप से. लेकिन सोशलिस्ट का मतलब है कि जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी के अंदर उसको रिड्यूस करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर करना. थर्ड इज सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना, यानी किसी में भी भेदभाव नहीं करना. डेमोक्रेटिक, जहां पर गवर्नमेंट जो हो वो बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, यानी कि जो सरकार हो वो कॉमन जनता की हो. जैसे कि इन इंडिया वोटिंग सिस्टम है प्रॉपर, हम प्रॉपर वोट करते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम अपना वोट देते हैं. रिजल्ट बेस पे फिर इलेक्शंस जो है कौन विन हुआ वो डिक्लेयर होता है. लास्ट रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स कि जो हेड है स्टेट का वो हेरिटरी नहीं. हेरिटरी का मतलब होता है कि बेटे का बेटा पोजीशन वो होल्ड करेगा. बट इंडिया में क्या है, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं एंड जो विन करता है वो ही हेड बनता है स्टेट का. हेड ऑफ स्टेट कौन है इन इंडिया? प्रेसिडेंट. एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर. थर्ड इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हमने फॉलो किया है ब्रिटिश मॉडल से. ब्रिटिश मॉडल को देखते हुए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, जहां पे एक प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं. एंड ये दोनों पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को. दो हाउस होते हैं ना हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द सेंस कि जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जो भी वो लॉज बना रहे हैं, जो भी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, सो उनका जवाब दे होंगे लोकसभा को. लोकसभा में जब क्वेश्चन आर होता है या जब भी सेशन होता है तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, अपोजिशन है, वो क्वेश्चन कर सकता है अबाउट देयर वर्क जो भी इन्होंने किया. फोर्थ इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स. तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है जहां पर पावर जो है डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में.
फिफ्थ, यहाँ पे एक बात याद रखना कि चाहे पावर डिवाइड हो सेंट्रल स्टेट के बीच में, बट मेन कंट्रोल जो है सेंटर के हाथ में ही रहता है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड फंडामेंटल राइट्स का मतलब है लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, इक्वालिटी को मेंटेन करना और उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना। एंड फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आप लोग मुझे बताओगे किस आर्टिकल के अंदर ये आते हैं, किस आर्टिकल के अंदर इनको एड ऑन किया गया है, ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट इज, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? एक तरीके से गाइडलाइंस है, जैसे हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की गाइडलाइंस मिलती है ना अपने टीचर से, इस टाइप से ही डीपीएसपी गाइडलाइंस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट पे लेवल पे इंप्लीमेंट होती है। कि मान लो अगर अभी हम यूपी में हैं, ठीक है, अगर यूपी स्टेट के अंदर जो सीएम है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो जब स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, तब उन्हें ये डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट है वो करना होता है। डीपीएसपी के अंदर काफी सारी जो है पॉइंट्स आते हैं जिनका ध्यान जो है स्टेट गवर्नमेंट को रखना नेसेसरी है। हालांकि अगर डीपीएसपी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स को इग्नोर कर देती है, तब हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये किस टाइप की है डीपीएसपी? नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, जहां पे हम जो है इसके वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। इसमें मेजर डिफरेंस भी आता है, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंड सिटीजन ऑफ देयर रिस्पांसिबिलिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन परफॉर्म करता है? सिटीजन, जो नागरिक है देश का। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या आता है? अपने देश की रिस्पेक्ट करना, देश के एंथम की रिस्पेक्ट करना, है ना, झंडे की रिस्पेक्ट करना, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, एज वेल एज अपने देश का जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखना। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर नेशन। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिया में किस टाइप की जुडिशरी है? इंडिपेंडेंट, जो कि बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। एंड जुडिशरी क्या काम करती है? जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करती है। पॉइंट नंबर 9 इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो इंडिया में 18 इयर्स जब अटेन कर लेता है कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन, कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस, दे आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो वोट जो है कर सकते हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है जिससे नेशनल यूनिटी बनी रहेगी। सिंगल सिटीजनशिप को कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया जिससे नेशनल यूनिटी बनी रहे। नेशनल यूनिटी मेंटेन इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट रिलीजन है, तो सबके लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं हो सकती, तो एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोसेस है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस टाइप से बनाया गया है कि अगर समय के अनुसार उसमें हमें चेंजेस लाने पड़े तो जो हमारी लेजिस्लेचर है वो सुधार ला पाए। जैसे हमने देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी कैसे फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले, तो केशवानंद भारती केस जब हुआ उसके बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है, अमेंडमेंट करके। तो बदलाव कितना ज्यादा नेसेसरी है ये हमें अमेंडमेंट प्रोसीजर बताता है। तो ये हो गए साइलेंट फीचर्स, 11 मैंने बताए हैं, एंड यू शुड मेंशन एटलीस्ट 10, क्योंकि 4 पेज अगर आप अचीव करते हो तभी 20 मार्क्स आपको फुल मिलने के चांसेस रहते हैं। 4 पेज कम से कम लिखना होता है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें जानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली ग्रांट राइट टू सिटीजन बट आल्सो इम्पोज सर्टेन ड्यूटीज अपॉन देम। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, तो ऐसे ही हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जो हम पे इम्पोज होती है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे देखा कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हम नहीं निभा रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग नहीं निभाते हैं, बहुत लोग अगर मतलब मेजर होता है कि यार नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको जेल वगैरह हो सकती है, या जब आप अपने देश के खिलाफ ही बहुत ज्यादा एंटी हो रहे हो तब आपके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक पॉइंट ये भी आता है कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, तो अगर आप कूड़ा कचरा फैला रहे हो तो ऑब्वियसली आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, जनरली। बट फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं जहां पे आपको
हो सकता है जेल हो सकती है, जैसे कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, है ना, जो लोअर कास्ट के पीपल, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके साथ जो है आप एक तरीके से भेदभाव कर रहे हो, तब जो है आपको जेल हो सकती है। तो जनरली ये जो है नॉन जस्टिसेबल होती है, बट कुछ टर्म्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो पहला हम जो पॉइंट बताएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देना कि कैसे ये पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या गारंटी करते हैं, लोगों की जो लिबर्टी है, ठीक है, फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, एक तरीके से हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की, जो भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद आप बताना कि ये पार्ट थर्ड में आती है, ये पार्ट फोर्थ ए में आती है। नेचर हम देखेंगे, नेचर क्या है, ये लीगल और इन्फोर्सेबल राइट्स हैं, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। मोरल सिविक ऑब्लिगेशन हमें क्या बताती है, मोरल सिविक ऑब्लिगेशन का मतलब ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अवर नेशन। पर्पस क्या है इसका, लिबर्टी और डिग्निटी प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल ड्यूटीज का पर्पस क्या है, जिससे लोगों में डिसिप्लिन मेंटेन रहे और देशभक्ति की भावना रहे। इनको कौन फोर्स करता है, कोर्ट। ये जनरली नॉन जस्टिसेबल होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। बेनिफिशियरी किसको बेनिफिट मिलेगा इसका, लोगों को, सिटीजन्स को। यहाँ पे किसको मिलेगा, सोसाइटी और हमारे देश को। अभी कहां से अडॉप्ट की गई है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट्स का, जिससे स्टेट के एक्शंस को लिमिट किया जाए। अगर स्टेट कभी इन फ्यूचर अथॉरिटेटिव नेचर की बन जाती है, सिर्फ वो अपनी मनमानी चला रही है, तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स एक्ट करते हैं एक लिमिट की तरह स्टेट के एक्शन पे। फंडामेंटल ड्यूटीज में हम देख रहे हैं इनकरेज रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को इनकरेज करती है कि लोग जो है अपने नेशंस के टुवर्ड सीरियस हो, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने। रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, अब ये आप जरूर लिखना कि कैसे राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री है, कि जहां पे हमें हमारी सरकार जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट्स दे रहा है, अधिकार दे रहा है, तो उसी के साथ साथ वो हमें कुछ ड्यूटीज भी दे रहा है परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फिलोसफिकल फाउंडेशन बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन के हम अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हमें जो मेन चीजें देखने के लिए मिलती है, जो मेन इसकी कंपोनेंट्स है, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, तो ये किस टाइप के जो आइडियाज हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो किसके आइडियाज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो फ्रेमर्स थे, उनके जो मेन आइडियाज थे, वो हम जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। मेन आइडियाज कहते हैं लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एंड गांधी आइडिया। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम जानेंगे जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू एस्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन करने की। सोशल जस्टिस क्या होता है, जहां पे हम सोशल वेलफेयर की बात करें लोगों के। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है, जहां पे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इकोनॉमी के अंदर, जॉब्स मिले। थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करें, जहां पे रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, चाहे वो मैन हो, फीमेल हो। पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर राइट भी आता है, राइट टू वोट भी आता है। अब इस प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल एम टू रिमूव इनइक्वालिटीज एंड क्रिएट अ फेयर सोशल ऑर्डर, ठीक है। अब इन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का, कि इनइक्वालिटी को खत्म करना और एक फेयर व्यवस्था को स्टैब्लिश करना। लिबर्टी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है, आजादी देता है अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको एक्सप्रेस करने का, ठीक है, सभ्य भाषा का यूज करते हुए, ठीक है। तो हम अपने एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिलीफ, जो हम, हमारा जो बिलीफ है, हम जिस पे फेथ रखते हैं, जो वर्शिप हम करना चाहे कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो लिबर्टी से क्या होता है, लोगों का जो पर्सनैलिटीज है वो डेवलप होती है, और लोग अपने आप को फ्री समझते हैं इन द सोसाइटी, है ना, उन पे बर्डन, सेंशंस नहीं होते किसी भी टाइप के। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब सबको पता है, नॉर्मल सी बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कि कानून के नजरों में क्या है, सब लोग एक समान है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ ये बात करता है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी प्रमोट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी। फ्रेटर्निटी प्रमोट करती है भाईचारे की भावना इंडिविजुअल्स के अंदर। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पे हम अपने जो हेड है गवर्नमेंट के, उनको चुन रहे हैं विद वोटिंग, ओके। एंड एक ऐसी गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल हो, यानी कि जवाबदेह हो अपनी
जो भी वो चीजें कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो भी लॉ बना रहे हैं, स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उसका आउटकम कितना, बेनिफिट कितना हुआ लोगों को, तो उस चीज के लिए वो जवाब दे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो पब्लिक हो। पब्लिक भी जवाब मांगती है ना, जब बहुत ज्यादा करप्शन होने लगता है, जैसे अभी आप देख भी रहे हो कि एनटीए वगैरह कैसे लोग जो है रोडों पे आ रखे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सम्मान, यानी कि अगर जॉब्स मिल रही है, अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें आपको रिजर्वेशन देखने के लिए मिल जाएगा, बट कभी भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी धर्मों को एक समान लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो फिलोसफिकल फाउंडेशन देखने के लिए मिलती है वो है सोशलिज्म की भावना, जहां पे सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, जो रिच और पुअर का गैप है, उसको कम करने की कोशिश जो है की जा रही है। नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल में मेन जो कंपोनेंट है ना, वो हम देखते हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐड किए गए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि सेंटर और स्टेट के बीच में ही खाली डिवीजन ना हो पावर का, लोअर लेवल पे भी जो लोकल पंचायत है उनको पावर मिले, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको पावर मिले शहरी इलाकों में। सो गांधी जी के आइडिया रिफ्लेक्ट करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट शेप द आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है उनको किन किन फैक्टर्स ने शेप किया, क्या प्रॉब्लम हमने फेस की जिसके कारण हमने मेन अपना ध्यान रखा कि लोगों को राइट्स मिले, ठीक है, स्टेट ड्यूटी परफॉर्म करे, डीपीएसपी हो, सिटीजन्स की कुछ ड्यूटी हो, तो ये सारी चीजें माइंड में क्यों आई, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खाली लॉ मेकिंग बॉडी नहीं थी, बट एक इंस्टीट्यूशन थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फिलोसफी और आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन के लिए ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर लोग कौन बैठे हुए थे, वही लोग थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट लड़े, फ्रीडम स्ट्रगल किया, है ना, भारत को आजाद कराने में जिनका योगदान रहा। तो भारत की जो फिलोसफी है और आइडियोलॉजी कैसी होनी चाहिए आगे आने वाले समय में, ये जो है नींव रखना, उसकी फाउंडेशन रखना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग थे, फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट फ्रेमर, उनपे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज की। ठीक है, तो अब उनकी जो ये चीजें इन्फ्लुएंस थी, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पहला फैक्टर नेशनल मूवमेंट, जो फ्रीडम स्ट्रगल हमने लड़ा, जिसमें हमें नेशनलिज्म की भावना लोगों में देखने के लिए मिली कि कैसे लोग अपने देश को बचाने के लिए अपना काम काज छोड़ के जो है मूवमेंट्स में शामिल हुए। डेमोक्रेसी की भावना, जहां पे लोग जो है अधिकार मांग रहे थे कि हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे, सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम की भावना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड लोग कर रहे थे। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सपीरियंस, तो 100 साल जो हम ब्रिटिशर्स का राज रहा हम पे, ठीक है, तो कॉलोनियल रूल की जो कमियां थी, एक्सपोज इंडियंस टू अथॉरिटेरियन गवर्नेंस, तो उन्होंने बताया कि अगर तानाशाही रही तो वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन मचाएगी सोसाइटी के अंदर। सो इसीलिए जो इंडियन पीपल थे, चाहे जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की डिमांड की, लोगों को राइट्स मिले, इस चीज की डिमांड की, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की। थर्ड, लिबरल डेमोक्रेटिक आइडिया, तो असेंबली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। असेंबली के जो मेजोरिटी लोग थे वो ज्यादातर इंडिविजुअल लिबर्टी के फेवर में थे, रूल ऑफ लॉ के फेवर में थे, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो देश के अंदर, और किस टाइप की डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए चूज की गई बिकॉज वो सुटेबल थी इंडियन कंडीशन पे, ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी की कंडीशन है उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ट थी अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। नेक्स्ट, सोशलिस्ट आइडियाज में मेनी लीडर्स बिलीव कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अगर हम खाली पॉलिटिकल लेवल पे लोगों को आजादी दे दें कि आप वोट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पार्लियामेंट में, कोई भी आम इंसान खड़ा हो सकता है ना उसके में इलेक्शंस में, ऐसा तो नहीं है कि कॉमन जनता रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं, कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में। सो खाली पॉलिटिकल इक्वालिटी दे देने से कुछ नहीं होगा, ये लीडर्स का मानना था। हमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को भी मेंटेन करना होगा, सोसाइटी में वेलफेयर के लिए भी काम करना होगा, और इकोनॉमिक जस्टिस जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले एंड लोग कंट्रीब्यूट कर पाए जीडीपी के अंदर देश की। सो कॉन्स्टिट्यूशन को इस टाइप से फ्रेम किया गया जहां पे वेलफेयर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को भी ऐड किया गया। नेक्स्ट इज गांधीयन फिलोसफी, जो मैंने आपको बताया, विलेज पंचायत हो गई, सोशल हार्मनी, गांव लेवल पे जो है पीस मेंटेन रहे। गांधी जी के आइडिया ने भी काफी इन्फ्लुएंस किया असेंबली को, इसीलिए ही उस टाइम पे बात की गई थी पंचायत की, बट उस टाइम पे एड ऑन नहीं किया गया, लेटर ऑन 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड की गई हमारी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज।
जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती है शहर में। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, अब बाहर विदेश लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस था, अब हमने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो भी की है ना, तो वो क्या दिखाती है कि हम जो इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो और देश के कॉन्स्टिट्यूशन थे और देशों में जो चीजें थी उनसे भी प्रभावित थे काफी ज्यादा। सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज देख लो, चाहे कल्चर देख लो, चाहे कास्ट देख लो या रिलीजन देख लो, सारी चीजों में क्या है, डाइवर्सिफाइड है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की पॉपुलेशन इंडिया में है। तो हमें एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट की नीड थी जहां पे हम सबके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें, इक्वालिटी को भी मेंटेन रखें और यूनिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ऐड किया गया। अब नेचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का, मॉरल सिविक ऑब्लिगेशन है, जैसे मैंने बताया आपको कि मॉरल बिहेवियर एक पर्सन का, एंड ये सभी सिटीजन्स पे अप्लाई होती है, एंड नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। प्रमोट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पेट्रोइटिज्म, यानी कि देशभक्ति की भावना। और ये फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, कंप्लीट करती है, जैसे कि हमें गवर्नमेंट अगर अधिकार दे रही है तो हमें वो कुछ ड्यूटीज भी दे रही है जो परफॉर्म करना हमारा नैतिक एक तरीके से क्या है, मॉरल बिहेवियर है या नैतिक कहते हैं ना, याद नहीं आ रहा नैतिक क्या है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, हार्मनी और एक जो भाईचारे की भावना है उसको मेंटेन रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमें इनमें देखने के लिए मिलती है, जैसे अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना। इनकरेज डिसिप्लिन, लोगों में डिसिप्लिन बनता है, लोगों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो होता है। एज वेल एज दे इनकरेज सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व इंडिया कंपोजिट कल्चर, जो इंडिया का कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की भी फंडामेंटल ड्यूटीज बात करती है। नेक्स्ट, अपने वातावरण को शुद्ध रखना, बचा के रखना, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, रैशनल थिंकिंग, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि अगर कभी भी गवर्नमेंट अगर इस टाइप की चीजें कर रही है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंकरेज करती हैं लोगों को रैशनली थिंक करने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग की तरफ, और हमेशा रिफॉर्म की डिमांड करने, जब भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो रिफॉर्म की डिमांड करें या फिर आवाज उठाएं। नेक्स्ट, बैलेंस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिमाइंड करते हैं सिटीजन्स को कि उनकी राइट एंड ड्यूटीज आर इनसेपरेबल इन डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, मॉरल एक तरीके से एस्पेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ एक्ट पास बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया बिटवीन 1858 टू 1935, तो 1858 से 1935 के बीच में कौन कौन से एक्ट पास हुए। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया और डायरेक्टली अब इंडिया गवर्न हो रहा है ब्रिटिश क्राउन, यानी जो ब्रिटेन में जो सरकार थी ना वो ही डायरेक्टली गवर्न कर रही थी यहाँ पे। बस उन्होंने क्या कर दिया था, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, ऐसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट बना दी थी, जहां पर अब वो सारे डिसीजन लेगा इंडिया को लेके, ठीक है। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसीलिए ही हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई थी, क्योंकि जो लेजिस्लेचर वाला कॉन्सेप्ट था ना ये कॉलोनियल रूल में भी आ चुका था, जहां पे इंडियंस लिमिटेड पार्टिसिपेशन दिया गया, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो थी वो इंडियंस को दी गई। बट आपने मूवीज में देखा होगा काफी हद तक कि जो इंडियंस होते थे ना वो भी सिर्फ कॉलोनियल रूल के लिए काम करते थे, जो ब्रिटिश क्राउन था उसके लिए काम करते थे, अपनी जनता के लिए काम नहीं करते थे। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1982, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स और ज्यादा बढ़ा दी गई, और बजट को लेके कि भाई हम इंडिया की इकोनॉमी के लिए काम करेंगे, इस टाइप की जो है बातें रखी गई और इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसी टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के टाइम पे ही जो है रिलीजन को लेकर रिप्रेजेंटेशन की डिमांड रखी गई थी, जो हम आगे आने वाले एक्ट में देखेंगे कि कैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात हुई और लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज्यादा एक्सपेंड करके रिलीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया कि मुस्लिम्स के अलग अलग सीट होंगी, सिख्स के लिए अलग सीट होंगी। अब यहाँ पे पता है क्यों, क्योंकि इस टाइम पे मूवमेंट चल रहे थे बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकली ये चीजें देखी कि अगर हम इनको डिवाइड करते हैं रिलीजन के बेस पे तो हो सकता है इंडिया का डिवीजन हो जाए और इंडिया हमारे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, जहां पे हम देख रहे हैं इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे भी जो है और डिवीजन कर दिया गया पावर का। लेजिस्लेचर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ा, लोगों को राइट करने की, लोगों को वोट करने की पावर आ गई यहाँ पे। एंड
प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भाई अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करेगी, ठीक है, तो जो लोग हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये प्रिंसिपल भी आया कौन से एक्ट के अंदर, 1919 के अंदर। लास्ट एक्ट है हमारा 35, जहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी गई। मतलब जो इंडिया वाला पूरा रीजन था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंटर और प्रोविंस। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमने देखा, मद्रास प्रेसिडेंसी हमने देखा, प्रेसिडेंसी जो पूरा एरिया था उसको नाम दे दिया गया। एंड और इंडिया फेडरेशन को सेटअप किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर और प्रोविजन के बीच में पावर को भी डिवाइड कर दिया गया विद 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। 3 लिस्ट बनाई गई, पहली थी सेंटर, सेकेंड थी प्रोविंस और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जहां पर सेंटर और प्रोविंस दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके रूल बना सकते हैं। बाकी सेंटर के अंदर, सेंटर सब्जेक्ट्स के अंदर वो आएंगे जहाँ पे सेंटर रूल बना सकता है। प्रोविंस में वो एरियाज आएंगे जहाँ पे प्रोविंस लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको पावर है रूल बनाने की। एक फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया जस्टिस के लिए। एंड एक्सटेंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि अब हम देख रहे हैं इलेक्शंस की भी बात की गई, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ भाई जो ब्रिटिश क्राउन है वो हमारी सोच रहा है, इंडिया के लोगों के बारे में सोच रहा है। और जो मेजर हाइलाइट्स हैं, एलिमेंट है, वो हमें यहीं से देखने के लिए मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो ऑलमोस्ट हमने यूनिट नंबर 5 टू यूनिट नंबर 1 टू यूनिट 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड फोकस रखना, बिकॉज 2 to 3 क्वेश्चन आप इन यूनिट से देखोगे ही देखोगे इन योर एग्जाम। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। And for PDF, join Telegram.